अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त मुल्क में तीन बड़ी सियासी जमातों में से दो सियासी जमातें यानी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन से मुताल्लिक गैर यकीनी का शिकार हैं। ये दोनों हरीफ जमातें जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रही थीं, अब वो इस बात पर एक पेज पर आ गई हैं कि मुल्क की निगरान हुकूमत समेत रियासती इदारे नून लीग की सहूलतकारी करने में मसरूफ हैं और दोनों को ही शिकायत है कि अगले इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मगर नून लीग इन एतराज़ात को खातिर में नहीं ला रही है और अगले इलेक्शन से मुताल्लिक पुरएतमाद नजर आ रही है। आज नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद पार्टी के पहले मुशावरती इजलास की सरबराही की है, जिसमें आने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार की गई है और यह फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में हलीफ जमातों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। यानी नून लीग ने बातचीत के लिए सिर्फ हलीफ जमातों का इंतखाब किया है और दानिस्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को इस अमल का हिस्सा नहीं बनाया है। आज मुशावरती इजलास के बाद नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नून लीग कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए पार्टी टिकट्स की दरख्वास्तें कल से वसूल करना शुरू कर देगी और इंतखाबी मुहिम का आगाज करने के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड और इलेक्शन सेल का क़याम अमल में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत का जवाब भी दिया और कहा कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। मगर नून लीग की वजाहतों के बावजूद पीपल्स पार्टी अपने लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे से पीछे नहीं हट रही है। आज पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने नून लीग पर तंज करते हुए यह बयान जारी किया है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनों के माथे पर पसीना आ जाता है। सिर्फ एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात पैदा हुए हैं। सिर्फ एक शख्सियत की खातिर इंतखाबात में ताखीर हो रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होने से मुल्क की साख खराब हो रही है। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी ये भी वाजे कर चुकी है कि पीटीआई के बगैर अगले इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे और पीपल्स पार्टी के इस बयान को पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने सराहा है। इसके साथ ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात से मुताल्लिक पीटीआई दीगर सियासी जमातों से राब्ता करने जा रही है। पीटीआई की कोर कमेटी के जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए दीगर जमातों से राब्ता करेंगे, जबकि इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन की तारीख के अलावा कोई मैंडेट नहीं दिया है। जराये के मुताबिक इत्तिहाद, मुफाहमत या दीगर सियासी मामलात का मैंडेट चेयरमैन के पास ही है और आइंदा चंद रोज में कोर कमेटी के अरकान इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे और इमरान खान की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाए अमल पार्टी वर्कर्स के सामने रखा जाएगा। मगर नून लीग पहले ही तहरीक इंसाफ को बातचीत के अमल से बाहर रख चुकी है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवा दी गई है कि अगले इंतखाबात इमरान खान के बगैर होंगे, इसलिए नून लीग ये समझती है कि पीटीआई से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी पार्टी ने अहम फैसले किए, नवाज शरीफ साहब ने सदारत की, आपने उनकी अनाउंसमेंट की, मगर आप एक तरफ मुकम्मल तौर पर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही को यकीन है कि इलेक्शन होने वाले, बाकी किसी को यकीन नहीं है। आपको कि यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, ये एक बड़ा लतीफ़ा है कि वो जमातें जो इलेक्शन मांगती थीं वो सिर्फ बयानबाजी पर इक्तफा कर रही हैं और वो मुस्लिम लीग नून को ताना देती थीं कि हम इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं, जबकि हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी टिकट के लिए मांग ली हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना रहे हैं, तो हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ तक ये सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत सुनने में आती है, तो मैं उस पर हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि 2017 में उन्होंने जो एक झूठा केस पनामा का था उसके जरिए नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर करने की जिस साजिश का साथ दिया, अब वो साजिश सेट असाइड हो रही है, रिवर्स हो रही है और 2017 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में छीनी गई थी, वो मुस्लिम लीग नून को वापस मिल रही है, चूंकि वो किरदार जो साजिश के शरीक थे और साजिश के ऊपर छतरी के साथ पहरा दे रहे थे, वो किरदार अब रिटायर हो चुके हैं, जा चुके हैं और एक आज़ाद अदलिया है जो नवाज शरीफ साहब को उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़रूर उनका हक देगी, उनसे इंसाफ करेगी। तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई थी उसकी दरखास्त के ऊपर अब वो उसको वापस मिल रही है और हम इंशाल्लाह लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ बाकी जमातों के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मगर बाकी जमातें, जब आप कहते हैं जो आपके साथ हुआ 2018 से पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी,
जाहिर नहीं थी। उसमें यह था कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया गया, जेल में डाला गया बेटी समेत, और एक फील्ड खाली छोड़ी गई इमरान खान साहब के लिए। इस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, आप लोगों को सब कुछ करने की इजाज़त है। इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया तो आपके लिए फील्ड खाली छोड़ी गई है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होती ना कि आपको भी मुकम्मल तौर पर इजाज़त होती, इमरान खान को भी इजाज़त होती, पीटीआई को भी इजाज़त होती, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होती ना। जी शाहजेब, देखिए गुजारिश ये है कि हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिनाई की गई थी उसका कोई ऐसा अमल नहीं था कि जो हमारे रद्द अमल में हुआ हो। हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, हमने ऐसी कोई हमाकत नहीं की थी जिसकी बिना पर हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त ली गई हो, बल्कि उस वक्त हमारी कामयाबियां ही हमारा गुनाह बन गए थे। अब पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ना मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर है, ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर है। मैं बारहा पीटीआई के लोगों से 3 सवाल कर चुका हूं कि आज जिस सूरत हाल में आप गिरफ्तार हैं उसकी बुनियादी वजह आपके 3 फैसले हैं। आप बताइए कि आपको ये 3 फैसले क्या मुस्लिम लीग नून ने कनपटी पे पिस्तौल रख के करवाए? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी कनपटी पे पिस्तौल रखा? जब तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब नाकाम हो गए तो उनको किसने मशवरा दिया था कि वो अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने की बजाय असेंबली से इस्तीफे देके बाहर हो जाएं और जो हुकूमत बनी उसके लिए मैदान खाली छोड़ दें? दूसरे नंबर पर उन्हें किसने मशवरा दिया था कि पंजाब और केपी की जो उनकी हुकूमतों की छतरी उनको पर थी उसको अपने हाथों से ज़िबा करके ख़त्म कर दें और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें? तीसरी बात, उनको किस दानिश्वर अफलातून ने यह मशवरा दिया था कि 9 मई को वो पाकिस्तान की फौज के इदारों पे हमला करें, जिना हाउस को जला के राख कर दें, शहीदों की यादगारों को मिसमार कर दें? और चौथे नंबर पे वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो इस सारी सूरत हाल के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक ऐसी सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाएं जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी आज तक नहीं चलाई? तो आज ये जो हालात उनको सामना करना पड़ रहा है, इसका मुवाजना 2018 के हमारे हालात से नहीं किया जा सकता। मगर एक ये जो तासुर है इलेक्शन से पहले, ज़रा इमरान खान साहब को 2018 से पहले जो तासुर पैदा हो रहा था कि वो कठपुतली हैं, गोद में बैठ गए हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि सामने नवाज शरीफ है ही नहीं मुकाबला करने के लिए, फील्ड बिल्कुल साफ है। तो अभी जो आप पर ये तनकीद हो रही है कि आप लोग लाडला प्लस बन गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर समझौता कर गए हैं, बयानी आपका गायब हो गया, कि आपको भी इसलिए इस तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आगे मुकाबला ही नहीं है, जिनसे मुकाबला था उन्हें बंद कर दिया गया है, तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जी इलेक्शन तो हम जीत ही जाएंगे? क्या फ़र्क पड़ता है इस तनकीद से? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक तवील जद्दोजहद लड़ी है उसकी अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मंतकी पोजीशन है कि आप देखिए कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था उसमें क्या 2 हमारे अहदाफ थे। हम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से ये शिकायत करते थे कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें। अब इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे, सरकारी तौर पे कहा कि हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि अब आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो क्या ये उस हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं है? इसी तरह हमें अदलिया से हमेशा शक होता था कि अदलिया पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अब जो रूल्स एंड प्रोसीजर केस चला उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एहतराम की निगाह से देखा। मैं समझता हूं कि ये वोट को इज्जत दो की जीत है। और अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने 75 साल सियासतदान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट तीनों ने एक दूसरे से खौफ की बिना पे पीछे मुड़ के सफर तय किया कि मेरी पीठ में कौन छुरा घोंपेगा। अब वक्त आ गया है कि हम एक बामी एतमाद के साथ पीछे देखने की बजाय आगे की तरफ देखें और मुल्क को इस मुआशी गिरदाब से निकालने के लिए इन इदारों का एक नया इक्विलिब्रियम कायम करें जो आइन के तहत एक एतमाद के ऊपर हो। यही एक रास्ता है कि जिससे आप एक पॉजिटिव सिनर्जी के साथ इस गिरदाब से निकल सकते हैं। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में, बद-एतमादी में रहेंगे तो हम शायद अपने ही बोझ तले दब के मजीद तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो मगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मगर एक बुनियाद हाइब्रिड सिस्टम की इमरान खान साहब ने रखी थी, मगर उसको बाकायदा तौर पर कवर शहबाज शरीफ साहब दे के गए हैं। तो अब जो भी हुकूमत होगी वो हाइब्रिड निज़ाम के तहत होगी और नवाज शरीफ साहब भी उसके लिए राजी होंगे अगर वो वज़ीर आज़म बनेंगे।
देखिए, हाइब्रिड निज़ाम तो इमरान खान साहब के साथ गालिबन दफन हो गया है। जो सोच और अप्रोच शहबाज शरीफ साहब के दौर में दी गई थी, वो इसी तसव्वुर पे थी जिसको मैंने अभी आपको बयान किया कि हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलना है और हमें एक हार्मनी लेकर आनी है रियासत के तमाम सतूनों के दरमियान, ताकि हमारा जो कलेक्टिव एफर्ट है वो हमारे इंडिविजुअल सम से ज्यादा बढ़े। और जहां तक जो ये कहते हैं कि हमें शायद कोई एज मिल गई है, अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा हमारी क्या दोस्ती कर सकते हैं कि वो अपने हमायतियों को खुद ही मायूस कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ है, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो लिहाजा पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को वोट देने का कोई फायदा नहीं। तो अपनी नफसियाती जंग तो वो खुद अपने बयानिए से हार रहे हैं, इसमें हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वैसे मगर साथ में भी बताइएगा कि आज आपने ये भी बताया कि जो हलीफ जमातें हैं उनसे राब्ते करेगी नून लीग। अब आपकी हलीफ जमात तो पीपल्स पार्टी थी, जो करीब जाती नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के, आप उन्हें भी हलीफ समझते हुए उनसे राब्ता करेंगे या वो अब आपके लिए हलीफ नहीं है और आपको इस बात की कोई परेशानी नहीं है अगर वो तहरीक इंसाफ के करीब चली जाती? देखिए, हमने पीपल्स पार्टी के साथ नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। हम एआरडी के अंदर भी जमहूरियत के लिए इकट्ठे रहे, लेकिन हमने अपने अपने प्रोग्राम्स पर इलेक्शन भी लड़े, एक दूसरे का मुकाबला भी किया। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम जमहूरियत को एक कंपेटिटिव कोलैबोरेशन के तनाजुर में देखें कि जहां हम एक दूसरे के हरीफ होते हुए एक दूसरे से मुल्क के मफादात के लिए और बड़े मकासद के लिए ताउन और मफाहमत भी कर सकते हैं। यही वो जज्बा और अप्रोच है जिससे हमने 2013-18 में नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब किया, सीपैक को कामयाब। मगर ऐसा इकबाल साहब, उसमें तो फिर हरीफों के साथ भी बात करनी पड़ती है ना डेमोक्रेसी में। आज तो आप लोग कह रहे हैं कि हलीफों से बात करेंगे। अब हलीफ तो पीपल्स पार्टी ही आपकी थी, या फिर जेयूआई है, या दीगर जमातें हैं, पीटीआई तो नहीं है, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है अभी, या फिर इजाजत नहीं है आप लोगों को बात करने की? इलेक्शन से पहले तो आप हलीफों से ही बात करते हैं, हरीफों से नहीं बात करते, क्योंकि हरीफों से तो आपका इंतखाबी मुकाबला होता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर मुल्क के अंदर यकजहती लाने के लिए जिसने भी इलेक्शन में बहैसियत हरीफ हमारा मुकाबला किया होगा, हर रंजिश को भुलाकर हम कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान की खातिर हम सब मिलकर काम करें। हम सब बड़े मकासद के लिए एक मुआशी नेशनल एक्शन प्लान, जैसे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। ऐसा मतलब इंतखाबी मुकाबला तो आपका पीपल्स पार्टी से भी होगा, कोई परेशानी नहीं है नून लीग को अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी करीब आते हैं इलेक्शन से पहले? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारे पास हमारा अपना माजी है, और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की क़यादत के साथ जो लोगों का वालेहाना लगाव है मीनार पाकिस्तान के जलसे ने साबित किया कि उसमें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर के साथ इंतखाबात में उतरेंगे और मुझे यकीन है अल्लाह ताला के फजल से कि भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया सिंबास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सबसे अहम साइफर केस इस वक्त एक अहम मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान के वकला ने इस केस में रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस खारिज करने, दरख्वास्त जमानत और फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार देने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। और अब इस केस में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत की दरख्वास्त को वजह बताकर एक बार फिर गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो सके हैं। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद आज दूसरी बार इस केस में गवाहान के बयानात कलमबंद करने की तारीख दी गई थी, लेकिन आज भी बयानात कलमबंद नहीं हो सके और जिरा के लिए लाए गए गवाहान सिर्फ अपनी हाजिरी लगाकर ही स्पेशल कोर्ट से रवाना हो गए। आज अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस की समाअत हुई, जिसमें तलब करदा 5 गवाहान अदालत पहुंचे, जबकि एफआईए ने साइफर केस में मजीद गवाहान पेश कर दिए। आज साइफर केस में 9 सरकारी गवाहान ने कमरा अदालत में हाजिरी लगाई, जबकि आइंदा समाअत पर जिरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। आज अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में क्या हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चाहिए था वो नहीं मिल सका इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को। आज कहा गया था जज साहब की तरफ से कि जिरा शुरू होगी, गवाहों के बयानात होंगे, आज भी नहीं हुए। आपको लग रहा है कि ये मामला तूल पकड़ेगा या किसी भी सूरत जल्द निमटने की तरफ जा रहा है?
मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा। फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है शाहज़ेब भाई, और फ़र्द जुर्म पढ़ने के बाद, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब केस तेज़ी से समाअत करेगा। आज की जो समाअत है उसमें एक बुनियादी चीज़ का मामला तय हो गया है, और वो ये है कि प्रोसिक्यूशन चाह रही थी कि हफ़्ते में कम से कम 2 समाअतें हों इस केस की, और जो डिफेंस है यानी कि इमरान खान के वकला वो चाह रहे थे कि हफ़्ते में ये कम से कम एक हो या चीज़ें देख कर आगे बढ़ा जाए। एक्चुअली वो इसको डिले करना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड ये बात तय हो गई कि जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि कम एक बात है वो ज़रूर होगी, और डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो फ्री कैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज एक बात पे तमाम लोगों का इत्तफाक जो हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है जज साहब उन्होंने लिया। दूसरी अहम बात दोनों मुल्ज़मान के बारे में है। शाहज़ेब, इमरान खान साहब ने पिछली समाअत थी उस पर भी और इस समाअत पे दोबारा भी ग़ालिबन इमरान खान साहब को किसी किस्म का ख़तरा है, या उन्हें किसी ने इतला दी है, या उन्हें किसी किस्म का वहम है कि उनकी जान जो है अडयाला जेल में ले ली जाएगी। वो आज फिर उन्होंने एक खुफिया इदारे का नाम लिया और कहा कि एक खुफिया अदारा है जिसने सब कुछ ये कंट्रोल किया हुआ है, और वो उनको स्लो पॉइजनिंग कर सकता है, और वो स्लो पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। ये आज फिर उन्होंने जज साहब को कहा। पिछली समाअत थी तो उस पर जज साहब ने इनके साथ काफ़ी हंसी मजाक किया था। ये जो जज हैं ये इनकी हिस्से मजाक बड़ी अच्छी है। तो पिछली समाअत में इन्होंने जज साहब ने इनको कहा था, यकीन दिलाया था कि देखिए ये जो प्रेमिसेस है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के कंट्रोल में है। कोई भी बात, कोई किसी को कोई छोटा सा जख्म भी आता है तो उसकी जिम्मेदारी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ऊपर आएगी। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा नहीं होगा। और इस तरह की बातें हुई थी। तो आज फिर इमरान खान साहब ने ये रिपीट किया। इस पर जो जज हैं वो सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने केस की समाअत आगे की। जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी बोले और उन्होंने कहा कि देखिए जी, कल मुझसे वकला मिलने आए थे, लेकिन इन्होंने कल जो वकला आए थे उनको कापी पेंसिल की इजाज़त नहीं दी। वो अपना एक केस पेश कर रहे थे कि उनको वकला को इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर जो जज हैं उन्होंने कहा कि जो वकला हैं उनको केस की समाअत से पहले जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनका राइट है, उनको मिलने दिया जाए। आज अदालत में आपने शाहज़ेब भाई बिल्कुल राइटली बताया, 9 गवाहों ने हाज़िरी लगाई। गवाहों को लेकर मियाँ साबिर हुसैन जो कि मेन आईओ हैं, मेन तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के, वो आए थे। ये FIA में तकरीबन 7-8 साल से हैं, सीनियर आदमी हैं, काफ़ी केसेस का तजर्बा रखते हैं, वो आए थे। ओवरऑल मजमूई तौर पे आज की जो समाअत है उसका हासिल सिर्फ एक बात है, वो ये है कि केस की जो समाअत है वो तेज़ी से होगी। और मैं आपको अगली बात जो मेरी मालूमात के मुताबिक है वो ये है कि 28 में से 7-8 गवाहों को ड्रॉप कर दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से। 20 के करीब जो गवाह हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इब्तदाई तौर पर जो स्टार विटनेसेस हैं उनको नहीं लाया गया, वो सरप्राइज़ देंगे FIA वाले, और जो प्रोसिक्यूशन है वो सरप्राइज़ देगी। वो कब देगी ये हमें नहीं पता, लेकिन 20 गवाहों का मतलब ये है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में ये केस गवाहों की हद तक मुकम्मल हो जाएगा। और तो ये की जा रही है कि शायद जो इमरान खान के वकला हैं वो फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दें, लेकिन केस जो लॉजिकल एंड पे पहुंच रहा है वो जनवरी में किसी टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन से थोड़ी देर पहले। बहुत शुक्रिया आज़ाद से ये तफसीलात बता रहे थे। जनवरी तक का कह रहे हैं, यानी कि इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता नज़र आता है। एक बहुत अहम खबर है, दुनिया भर में पाकिस्तान के मजाक का बाइस बनी है वो बात, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है और बांग्लादेश की तरफ से दिया गया 205 रन का टारगेट पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 32.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। आज काफ़ी मैचेस के बाद फ़खर जमान को टीम में शामिल किया गया और उन्हें इनिंग्स ओपन करने का दोबारा चांस दिया गया, तो उन्होंने 74 गेंदों पर 81 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। सिर्फ यही नहीं, आज की जीत के बाद वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर आ गया है, यानी अब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुआ है। इम्कानात अब भी मौजूद हैं, मगर न्यूजीलैंड को अपने बाकी तीनों मैचेस हारने हैं।
और पाकिस्तान को अपने बाकी दोनों मैचेस जीतने हैं। कल इस हवाले से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच भी बहुत अहम है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जिन तनाज़ात ने जन्म लिया है उसको लेकर आज भी दुनिया भर में चमगोइयां जारी हैं और हर तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंडक्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कल वर्ल्ड कप जैसे आलमी टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक इल्जामात के पेश नज़र मुस्ताफ़ी हो गए और वजह यह थी कि वर्ल्ड कप के दौरान ही ज़का अशरफ ने इंजमाम उल हक के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात पर तबसरे शुरू कर दिए थे और बाद में इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी थी। मगर बात यहाँ तक महदूद नहीं थी, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप के दौरान ये भी देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने सिर्फ अपने दिफा के लिए, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का प्राइवेट मैसेज लीक कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट मीडिया पर चलाने के लिए इसरार करते रहे। स्क्रीनशॉट चलाने वाले एंकर और रिपोर्टर दोनों ने इस हवाले से माफी मांग ली और तस्लीम किया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ज़का अशरफ ने अपने इन इक़दामात पर अभी तक ना शर्मिंदगी का इजहार किया है, ना ही कोई वजाहत दी है और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी अब ज़का अशरफ के इक़दामात पर तनकीद कर रहे हैं। दुनिया भर में, भारत में कमेंटेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स ज़का अशरफ पर तनकीद कर रहे हैं कि अपने कप्तान को बीच वर्ल्ड कप में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आज साबिक कैप्टन शाहिद आफरीदी ने ज़का अशरफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि ज़का अशरफ साहब, आप किसी क्लब के चेयरमैन नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप अपने काम से काम रखें। यानी हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। कल भी हमने ज़का अशरफ साहब को उनका मौक़िफ़ जानने के लिए 4 सवालात भेजे थे। पहला सवाल हमने ज़का अशरफ से ये किया था कि प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बदामी ने यह दावा किया है कि आपने खुद बाबर आजम के साथ होने वाली बातचीत का स्क्रीनशॉट दिया और फिर उसे चलाने के लिए भी इसरार करते रहे, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। हमने दूसरा सवाल ज़का अशरफ से ये किया था कि साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ टीवी चैनल्स, PSL फ्रेंचाइजेस और PCB बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने बेटिंग कंपनीज का लोगो अपनी शर्ट पर लगाने से इनकार कर दिया था। क्या ये बात दुरुस्त है? फिर हमने तीसरा सवाल ज़का अशरफ साहब से ये किया था कि क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़का अशरफ साहब ने PCB के मामलात अपने बेटे को आउटसोर्स कर दिए हैं और अमली तौर पर उनका बेटा ही बोर्ड को चला रहा है। आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देंगे? जबकि ज़का अशरफ साहब से चौथा सवाल हमने ये किया था कि आपकी तैनाती से पहले टीम मैचेस भी जीत रही थी और उसकी रैंकिंग भी बेहतर थी। क्या ये दुरुस्त नहीं कि PCB की नई मैनेजमेंट ने अपने इक़दामात से टीम के स्पिरिट को ही तबाह कर दिया है? लेकिन ज़का अशरफ साहब ने अब तक इन सवालात का जवाब नहीं दिया है। आज भी हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो आज भी नहीं आए। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्श साहब और अब्दुल रज़ाक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, रज़ाक भाई, ज़ाहिर है टीम की कारकर्दगी, बुरी कप्तानी, इस सब पर आप भी क्रिटिसाइज़ करते रहे बाबर आजम को, मगर देख रहा हूँ मैं कि जो क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे थे, इनफैक्ट भारत में जो तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं जो तनकीद कर रहे थे, वो भी ज़का अशरफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसे कौन सा चेयरमैन बोर्ड है जो करता है अपने कप्तान के मैसेजेस लीक करता है? ये क्या इमेच्योर रवैया है कि कैसी ये बात है कि आप अपने कप्तान के साथ ये करें? मगर हमने देखा कि कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है ज़का अशरफ साहब के, हर तरफ से तनकीद हो रही है। देखें, मैंने पहले भी कहा था ये इस तरह नहीं किया जाता। जो चेयरमैन होता है PCB का, वो एक फादरली फिगर होता है। फादरली जो फिगर होता है वो उसको उस तरह बिहेव करना चाहिए। उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है और आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप खुद शो करते हो, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, किसी की बेगम की हो रही है, तो किसी की भाभी की हो रही है, इस किस्म की लीक्स होती हैं। उन्होंने वही हरकत इधर कर दी, इनको नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, वो बड़ा हॉस्टाइल है, हमारे खिलाफ जाता है, उसको एक बहाना चाहिए होता है, हमारा मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। ऐसा नहीं होता। और ठीक है, एक लड़के से परफॉर्मेंस नहीं रही, वापस आएगा, आप खिंचाई कर दें, उसकी कप्तानी से हटा दें, तो हमेशा होता है। मगर इस तरह की चीज़ें करना, फिर उस सोने पे सुहागा। वैसे इसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें बाबर का जो ग्रुप है, जो उसका जो एजेंट है, उसने भी इनके खिलाफ चीज़ें चलाई। जब उसने चलाई तो इन्होंने जवाब देना शुरू किया। इनको खामोश रहना चाहिए था। ये पावरफुल लोग हैं, आप खामोश रहते, आप FIA में रिपोर्ट करते कि ये जो हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है क्रिकेट बोर्ड के, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करते, रादर देन दैट कि आप प्लेयर के ऊपर करते। तो ये दोनों तरफ से टिट फॉर टैट हो रहा है। ये मैं आप इसमें बाबर आजम का जो एजेंट है उनको आप मासूम ना समझे, ये उन्होंने चलाया है जो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। तो उसके जवाब में जो है क्रिकेट बोर्ड ने जो है इमेच्योरिटी दिखाई है। रज़ाक भाई, आप बताइएगा, ज़ाहिर है आपने हालिया दौर में क्रिकेट बोर्ड में किस तरह सियासत होती है, क्या मामलात होते हैं, वो सब देखे, मगर ज़का अशरफ साहब ने आपकी नज़र में भी काफ़ी लिमिट्स क्रॉस की हैं कि जो आप चेयरमैन PCB से, चाहे वो अपने सियासी वाबस्तगी की वजह से आया हो, एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हरकतें करेगा।
डेफिनेटली देखें, जब आप बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और ये कि इनको बस शौक है कुर्सी पे बैठने का। कभी ZTVL की चेयरमैनशिप मिल जाती है तो फिर उन्होंने किसी ने बताया कि ये छोटी सीट है, आप PCB के चेयरमैन बने, तो डेफिनेटली वो फिर अपनी अप्रोच की वजह से, अपने तल्लुकात की वजह से वो कहीं ना कहीं आके बैठ जाते हैं। और अभी जो बातें जी चल रही हैं, सारा ये ज़काशा साहब बोर्ड को नहीं चला रहे, इनका बेटा चला रहा है, और बेटा ही जो प्लेयर्स हैं या कुछ लोग ऐसे उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर, और मीडिया के एक दो बंदे बड़े जो इनके साथ रिलेटेड हैं, उनको शायद कोई पे भी ये करते हैं, तो वो उनके साथ जाके घर पे मीटिंग होती है इनकी, और इनका बेटा जो है ना सारी वो हर चीज़ बात करता है, ज़काशा साहब नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप इस चीज़ के नाअहल हैं तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल हट जाना चाहिए। आप क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। आप जितने भी लोगों को एडवाइजरी पे लेके आते हैं वो अपने माइंड से चलते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, तो जब रिज़ल्ट आते हैं तो वो फिर गलत रिज़ल्ट आते हैं। तो ऐसा ही हुआ है, और हमेशा जब भी आप ऐसी पोस्ट पे आएँ तो जो भी डिसीजन लें तो उसके रिज़ल्ट देखने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी रिज़ल्ट आ चुके हैं वो इतने अच्छे नहीं आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुर्सी जो है आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाके बैठें। और सिक्कू भाई, आप और रज़ाक भाई दोनों कह रहे थे बार बार फ़खर ज़मान को खिला लें, फ़खर ज़मान को खिला लें, ऑस्ट्रेलिया के मैच में खिला लेते, बड़ा रन चेस करने थे। फ़खर ज़मान होता है एक पावर हिटर है, आज 7 छक्के मारे हैं, रन्स बनाए हैं, मगर उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। आज खेले और भरपूर खेले, पाकिस्तान ने मैच भी बड़ा कन्विंसिंगली जीता, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान का नेगेटिव ही है रन रेट, यानी कि मैचेस ही पाकिस्तान को दोनों जीतने हैं और न्यूजीलैंड को तीनों हारने हैं अगर पाकिस्तान ने पहुँचना है आगे। कैसे देख रहे हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया ने भी तीनों हारने हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 6 में 8 हैं और न्यूजीलैंड के भी 6 पे 8 हैं। हमारे जो हैं 7 पे जो हैं 6 हो गए, तो हमने दोनों मैच जीतने, ठीक है, तो हमारे 10 हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी तीनों मैच हारने और न्यूजीलैंड ने भी तीनों मैच, तो फिर वो 10-10 पे आएंगे। तो कहीं तो हमने घुसना है ना, तो ये मतलब है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट है, उसके भी 3 मैच रहते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं एक मैच जीत के अगर ऊपर चला गया तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने अपने तीनों मैच हारने, जो कि मतलब है कि नॉट पॉसिबल। मसला ये कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच तो इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया का एक मैच तो इंग्लैंड से है, मगर बाकी एक अफगानिस्तान से, एक बांग्लादेश से, दोनों हारे, मुश्किल नजर आता है। साउथ अफ्रीका का एक मैच न्यूजीलैंड से, एक इंडिया से है और एक अफगानिस्तान से है। न्यूजीलैंड का एक मैच श्रीलंका से, एक पाकिस्तान से है, ठीक है, तो हम हरा दें न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड बाकी हार जाए, उसकी दुआ कर सकते हैं। दुआ करें, तावीज़ करें, कोई गंडा शंडा करें। जो हमारे यहाँ आजकल ये भी रिवाज हो गया ना, आप अगर जादूगर हैं और अगर आप कोई बहुत बड़े पीर शीर हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरह के हमारे, मैं क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी आपने फ़खर का जिक्र किया, फ़खर के लिए हम कह रहे थे, उससे पहले हमने जिन जिन लोगों के लिए कहा उनको उन्होंने नहीं खिलाया और आज वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। जैसे साउथ शकील है, इज़ अ रेगुलर मेंबर, उसने अभी तक 350 कर दिए। सामा को हम कह रहे थे खिलाओ उसको, तो वो भी खेल रहा है। अब्दुल्ला शफीक, इसको हम कह रहे थे खिलाओ, खिलाया ही नहीं। अब वो 3-4-50 वो कर चुका है। इफ्तिखार है, उसको खुदा भला करे, उसके बैटिंग ऑर्डर ही नीचे कर रहे थे, उसने देखे रन्स करना शुरू कर दिए। तो ये जो टीम है ना, जो चलाने वाले, इनकी मुझे समझ में नहीं आई कि क्या इनको ये क्या चाह रहे थे। क्या इनको कोई शौक नहीं था कि पाकिस्तान टीम जीते? तो खैर एनीवे, जो भी है, पाकिस्तान ने अब दोनों मैच जीतने और उन्होंने तीनों मैच हारने। और रज़ाक भाई, आज ज़ाहिर टीम तो सामने बांग्लादेश थी, बांग्लादेश की कोई कारकर्दगी नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, मगर उसके बावजूद बार बार देख के एहसास हो रहा था कि काश ज़रा पहले कॉम्बिनेशन पिक कर रहा होता, फ़खर पहले होते, पिक कर रहा होता। देर से पिक कर रहा हुआ है मामला, या फिर कमज़ोर टीम थी, बस परफॉर्मेंस हो गई? देखिए, इनको हमेशा पाकिस्तान टीम को हमेशा बाद में याद आता है। और देखें ना, अभी जो टीम खिलाई है, मैं समझता हूँ बेस्ट इसमें ऑप्शन है। अगर शादाब भी खेलते हैं सामा की जगह तो कोई हार्म नहीं, कोई मसला नहीं है, फिर भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। तो हमारी बैटिंग भी इसमें पूरी है, इसमें हमारी बॉलिंग भी पूरी है। इफ्तिखार आपके पास पूरे 10 ओवर का बॉलर है, और शादाब भी कर लेते अगर वो होते, और साथ में सलमान अली आगा भी। और बात ये है कि आपने ओपनर्स, अब ये देखिए, अगर फ़खर आज ना खेल रहे होते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यही मैच हमने 40 या 42 ओवर में जाके करना था। तो ये हमारा ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हमारा नेट रन पे ही जाता है
और जो हाँ कंडीशन होती है 300 वाली, वहाँ पे हम 250 करते हैं, 250 करते हैं। तो वो जो 20-25 रन का शॉर्टेज होती है, जो हमारे कैप्टन भी कहते हैं हर मैच में कि 15 रन 20 रन शॉर्ट थे, तो ये फ़खर का ही है। अगर फ़खर खेल रहे होते तो हमारा, मैं समझता हूँ 50 रन हम ज़्यादा करते। तो अब ये आप देख लें कि इन मैनेजमेंट का और ये जितने हमारे कैप्टन हैं इनकी क्या सोच है। इनके पास डिसीजन ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रही कि फ़खर किस कैलिबर का प्लेयर है। भाई उसका ये हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप हो, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दें, आप पूरा उसको दे के यार ये वर्ल्ड कप आप खेलें, आप परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा, नहीं करते तो हम फिर और कोई प्लेयर देखेंगे। तो उनको 4-5 मैच बाहर बिठा दिए, जो अच्छे मैच थे, जो दूसरी टीमें डर रही हैं कि हम फ़खर से हमने बचना है, तो उसी को आप नहीं खिला रहे। तो ये तो हमारी सोच है, हमें बाद में याद आता है। अब ये उसको खिलाया तो आज वाहद ये हमारे ओपनर हैं जो जिन्होंने 3 या 4 छक्के मारे हैं। मुझे बताएं पिछले 6 मैचों में किस किस ओपनर ने हमारे जाकर छक्के मारे हैं जाके। तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर आपकी सोच होनी चाहिए कि यार हमने इस प्लेयर को खिलाना है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान पहुँचे, अभी तक उम्मीद है, मगर जाहिर है दूसरी टीमों को हारना होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं जीतना होगा। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पिछले 25 दिन से गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। आज इसराइली फोर्सेज ने गजा में एक पनाह गजीन कैंप पर फ़िज़ाई बमबारी कर दी, जहां सैकड़ों लोगों ने पनाह ली हुई थी। इस हमले में अब तक कम से कम 50 अफराद के शहीद होने की इत्तलात आ रही है और अल जज़ीरा के मुताबिक मरने वालों में से ज़्यादातर अफराद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। पनाह गजीन कैंप पर हमले के बाद हमास ने अरब और मुस्लिम ममालिक से तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ लेने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा गजा में एक और पनाह गजीन कैंप में फ़िज़ाई बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद होने की इत्तलात आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इसराइल ने सीज़ फायर के तमाम मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है और अपनी मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है और बज़ाहिर अमरीका को भी जवाब दे दिया है, जिससे लंबे अरसे तक ये जंग जारी रहने और मशरिक़ वस्ता में तनाव बरकरार रहने के इम्कानात बढ़ गए हैं। कल रात को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह पर्ल हार्बर पर हमले और 9/11 के बाद अमेरिका सीज़ फायर के लिए राजी नहीं हुआ था, इसी तरह इसराइल भी हमास से जंगबंदी के लिए राजी नहीं होगा। इसराइल से सीज़ फायर का मुतालबा करना हमास के सामने सरेंडर करने का मुतालबा है और ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान पर भी तनकीद की और सीज़ फायर का मुतालबा करने वाले ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइल की जंग आप सब की जंग है। अगर ईरान और उसका एक्सिस जीत गया तो उनका अगला हदफ आप होंगे। सिर्फ यही नहीं, इसराइली वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया कि हमास के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो जंग लड़ते लड़ते मर जाएं या बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दें। इसराइल का ये रवैया वाज़ेह कर रहा है कि वो ये जंग उस वक्त तक जारी रखना चाहता है जब तक कि हमास का सफाया ना हो जाए, लेकिन हमास से जंग जीतने में इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट गजा में कई 100 किलोमीटर तक बिछा हुआ सुरंगों का नेटवर्क है, जो हमास ने कई सालों में इसराइल की ताकत को सामने रखकर बनाया है। इसलिए दुनिया इसराइल को ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर रही है। ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के आज के बयान के मुताबिक मज़ाहिमती तंजीमों ने शुमाली गजा में सुरंगों का 400 किलोमीटर से भी ज़ायद का जाल बिछाया हुआ है, जिनमें से कुछ के अंदर से मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी गुजर सकती हैं और कुछ सुरंगों का दूसरा सिरा इसराइल के अंदर तक चला जाता है। सिर्फ हमास और ईरान ही नहीं, बल्कि खुद अमरीकी और मगरबी मीडिया भी मुसलसल हमास के सुरंगों के नेटवर्क की पेचीदगी और मजबूत दिफाई हिकमत अमली को सामने ला रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने सुरंगों से मुतालिक अंडरग्राउंड वॉरफेयर नामी किताब की मुसन्निफा डॉक्टर रिचमंड बराक की राय पर मबनी एक तफसीली आर्टिकल शाया किया है, जिसमें वो कहती हैं कि वियतनाम जंग के दौरान वियतनामी जंगजुओं ने अमरीकी अफवाज से छुपने और उनसे लड़ने के लिए सुरंगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जबकि पहली जंग अजीम में बरतानवी अफवाज ने जर्मन फोर्सेस के खिलाफ सुरंगों से ही बड़े बड़े हमले किए थे। 1917 में ऐसे ही एक हमले में 1000 जर्मन फौजी मारे गए थे। CNN के मुताबिक डॉक्टर रिचमंड बराक पिछली दहाई में हमास की सुरंगों और हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर तफसीली रिसर्च करती रही हैं। वो हमास के सुरंगों के नेटवर्क से मुताल्लिक कहती हैं कि इन सुरंगों में आप अपने आप को तारीख, खौफनाक और नमी वाले क्लास्ट्रोफोबिक माहौल में पाते हैं, जहां आप बिल्कुल नहीं जानते कि आपके आसपास क्या है। रात को सुरंगों में बहुत सर्दी हो जाती है और दम भी घुटने लगता है, क्योंकि इन सुरंगों में ज़्यादा हवा नहीं होती। अगर आपको सुरंगों में ज़्यादा देर तक रहने के लिए जाना है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ासतौर पर उस वक्त कि जब आप एक फ़ौजी हों। इसके अलावा कुछ सुरंगों में आपको झुक कर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं। जैसे ही आप किसी सुरंग में दाखिल होते हैं तो आप तेज़ी से सिमत से मुताल्लिक अपनी हिस्स मुकम्मल तौर पर खो देते हैं, जैसे कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं।
इन सुरंगों में यह बहुत मुमकिन है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो जाएं या तेजी से कंफ्यूज हो जाएं। कुछ लोगों को तो इससे बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा इन सुरंगों में आप वक्त से मुताल्लिक अपनी हिस्स भी खो सकते हैं। आपको लगता है कि आप सुरंग में 2 घंटे से हैं, लेकिन असल में सिर्फ 20 मिनट से आप वहां होते हैं। डॉक्टर रिचमंड बराक मजीद कहती हैं कि सुरंगों के अंदर रेडियो कम्युनिकेशन, सेल फोन्स और इस जैसे दीगर आलात काम नहीं करते। इसके मुज़म्मिरात खुद हमास पर भी पड़ते हैं और उसे सुरंगों में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तरीका निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस को भी इसके असरात भुगतना पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो सुरंगों के अंदर चले जाते हैं तो वो कैसे आपस में राब्ता कायम रखेंगे, साथ ही वो सुरंगों से बाहर ज़मीन पर मौजूद अपनी फोर्सेस से कैसे बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजीद बताया कि सुरंगें खोदने में बहुत ज़्यादा वक्त और वसाइल खर्च होते हैं और इस दौरान आपको सुरंगों का मकाम भी खुफिया रखना पड़ता है। लिहाजा पॉइंट ये है कि इस काम में बहुत ज़्यादा सरमाया लगता है और जब आप इन सुरंगों के अंदर जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको एक ताकतवर अंदाज में हैरान कर देती है। हमास का सुरंगों का ये पेचीदा नेटवर्क है जहां से वो अपने तमाम ऑपरेशंस चलाती है और इसमें इजराइल प्रूफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नस्ब होने का दावा भी किया जाता है। यानी इसराइल को पता ही नहीं चल सकता कि सुरंगों के अंदर क्या प्लानिंग हो रही है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के हवाले से भी यही इतलात आई कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस हमले की तैयारी की पेशगी खबर इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इन हमलों की सारी प्लानिंग इन सुरंगों में की गई थी और इस प्लानिंग के दौरान कोई भी मोबाइल फोन्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे, बल्कि सुरंगों में ही तारें बिछाकर लैंडलाइन कनेक्शंस का एक नेटवर्क बनाया गया था जिससे राब्ता कायम किया जाता था। 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद इसराइल ने यह धमकी दी थी कि वो फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ गज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा और हमास और उसके ठिकानों का मुकम्मल खात्मा कर देगा। लेकिन फिलहाल इसराइल ने मुकम्मल ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय सरहद के करीब भारी हथियारों के साथ अपनी अफवाज को गज़ा में उतारा हुआ है, क्योंकि खुद इसराइली फोर्सेस के खदशात के साथ अमरीका भी मुसलसल खबरदार करता रहा है कि इसराइली फोर्सेस की गज़ा में हमास से जंग लड़ने की तैयारी ही नहीं है और इसकी वजह इतने गुंजान आबाद इलाके में ज़ेर ज़मीन सुरंगों का पेचीदा नेटवर्क है। लिहाजा इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान हो सकता है। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें इराक़ी शहर मूसल में दाइश के खिलाफ अमरीकी और इराक़ी फोर्सेस की लड़ाई का हवाला भी दिया गया है। CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइल का अगला कदम शायद कई दहाइयों तक के लिए आने वाली सूरत हाल का तयन करेगा। हमास ने सुरंगों के नेटवर्क के जरिए गजा की पूरी पट्टी को पेचीदा बनाया हुआ है। 2017 में इराकी आर्मी को अमेरिका, बरतानिया और दीगर स्पेशल फोर्सेस की मदद समेत फजाई बमबारी की सहूलत भी हासिल थी, मगर फिर भी उसे मूसल से दाइश को निकालने में 9 महीने लग गए थे। मूसल उस वक्त सिविलियन से ज़्यादातर खाली हो चुका था, लेकिन फिर भी लड़ाई घर घर तक चल रही थी। इस लड़ाई में दाइश सुरंगों का वो नेटवर्क इस्तेमाल कर रही थी जो उसने इराकी हुकूमती फोर्सेस पर छुपकर हमले करने के लिए बनाया हुआ था। इससे पहले अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक ऐसी ही रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि अमरीका ने इसराइली हुकाम को खबरदार किया है कि इसराइली फोर्सेस की गजा जैसी शहरी आबादी में ऑपरेशन के लिए तैयारी ही नहीं है और वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकती हैं। अमरीकी हुकाम ने भी इस हवाले से इराकी शहर मूसल में दाइश के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों की मिसाल दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के सीनियर एहलकारों के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया को तशवीश है कि इसराइली फोर्सेस के पास अब तक कोई ऐसा मंसूबा ही नहीं है जो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की सूरत में काम कर सके। साथ ही इसराइल को ऐसे फौजी अहदाफ की कमी का सामना है जो उसे गजा में हासिल हो सकते हैं। इसराइली अफवाज के पास हमास को मुकम्मल ख़त्म करने के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मिशन को अमली जामा पहनाने का कोई वाज़ेह फौजी रास्ता भी मौजूद नहीं है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली हुकाम से बातचीत के दौरान कोई काबिल हुसूल प्लान ऑफ एक्शन नहीं देखा। खबर के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा से टेलीफोन पर बात करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जोर दिया कि इसराइली फोर्सेस को गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के हवाले से बहुत एहतियात से गौर करने की ज़रूरत है, जहां हमास ने गुंजान आबाद इलाकों में सुरंगों का एक पेचीदा नेटवर्क बनाया हुआ है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने 2016-17 में इराकी शहर मूसल में दाइश के खिलाफ अमरीका की सख्त लड़ाई का हवाला भी दिया। उस वक्त खुद लॉयड ऑस्टिन अमरीका की सेंट्रल कमांड के सरबराह थे और अमरीकी अफवाज इराकी और कुर्द मिलिशिया की मदद कर रही थी। लॉयड ऑस्टिन ने ABC न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पहली चीज़ जो सबको मालूम होनी चाहिए और मेरे ख्याल में सबको मालूम भी है वो ये है कि शहरी आबादी में लड़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने यह फैसला खुद करना है कि उसने इराकी शहर मूसल में अमरीकी फोर्सेस और कुर्द मिलिशिया की कार्रवाइयों की तरह फ़ज़ाई बमबारी के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशंस और टारगेटेड रेड्स के जरिए हमास के खात्मे की कोशिश करनी है या फिर टैंक्स और इन्फेंट्री के साथ गजा के अंदर जाकर कार्रवाई करनी है, जैसा कि 2004 में फलूजा में अमेरिका, बरतानिया और इराकी अफवाज ने किया था। लेकिन इन दोनों हिकमत अमलियों के नतीजे में
भारी नुकसान होगा, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन फौजियों और सिविलियंस के लिए इससे भी ज़्यादा खूनी साबित होगा। खबर के मुताबिक वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के माइकल नाइट्स ने मूसल और गजा का मवाजना करते हुए तज्जिया किया कि दाइश को मूसल में तैयारियों के लिए 2 साल का वक्त मिला था, लेकिन हमास ने 15 साल से मुनज़्ज़म अंदाज में अपने दिफा की तैयारी की है। ये वह हक़ाइक़ है जिसने इसराइल को खौफज़दा किया हुआ है। इसी वजह से अभी तक एक मुकम्मल ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय इसराइली फोर्सेस ने गजा में पहले कुछ महदूद ऑपरेशन किए और फिर जुमे को एक वसी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया, जो अब भी जारी है। इसराइली फोर्सेस और हमास के जंगजू 5 दिन से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहे हैं। हमास के मुताबिक इसराइली फोर्सेस का एक दस्ता गजा में एक इमारत में घुसा था, जिस पर हमास के फाइटर्स ने हमला कर दिया। इसके अलावा इसराइली फौजियों को ले जाने वाली एक गाड़ी और बुलडोजर्स को भी निशाना बनाया गया, जबकि मजीद कई मकामात पर इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही गजा से इसराइली सरजमीन पर मुसलसल रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा से फायर किए गए रॉकेट्स ने एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, जहां मुतअद्दिद कारें तबाह हुई हैं, जबकि कई रॉकेट्स को आयरन डोम ने फिजा में ही तबाह कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, लबनान से हिजबुल्लाह भी इसराइली इलाकों पर मुसलसल रॉकेट्स दाग रही है, जबकि यमन के हुसियों ने भी इसराइल पर फिजाई हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस का दावा है कि गजा में अब काफ़ी अंदर लड़ाई शुरू हो गई है और आज भी हमास के दर्जनों जंगजुओं को मारा गया है और असलहा भी जब्त किया गया है। ज़मीनी अफवाज की निशानदही पर इसराइली एयरफोर्स हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, जबकि ज़मीनी ऑपरेशन में 2 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं। वाज़ेह है कि तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसराइल ने जंग बंदी के इम्कानात को रद्द कर दिया है और अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करता जा रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली बमबारी से 8,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें से 3,542 बच्चे हैं, जबकि हज़ारों बच्चे ज़ख्मी हैं और सैकड़ों अब भी लापता हैं, जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दब गए हैं। गजा में बच्चों से मुतालिक एक तारीखी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी इदारे तशवीश में मुब्तला हैं। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया है। यूनिसेफ के तर्जुमान ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि गजा में अब तक 3,500 बच्चे मारे गए हैं, कम से कम 940 बच्चे लापता हैं। गजा में बच्चे सिर्फ इसराइली बमबारी से ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से भी मर रहे हैं और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर रोज़ 420 बच्चे मर रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं। खुद एक फ़लस्तीनी बच्ची ने दुनिया से सवाल किया है कि क्या फ़लस्तीनी बच्चे दुनिया के दूसरे बच्चों से कमतर हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।